जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम पॉलिटिकल साइंस में पुनः शुरू कर रहे हैं आपके एक एक नंबर वाले प्रश्नों की सीरीज, यानी अपनी जो MCQ सीरीज है उसको पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। 2, 3 और 4 नंबर के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की धमाका सीरीज को अपने पूर्ण हैं वो कर चुके हैं। अब हम एक बार पुनः, क्योंकि एक एक नंबर के इस बार प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहेगी, जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में, रिक्त स्थान के रूप में और वन लाइनर के रूप में आएंगे। यहाँ हम अभ्यास MCQ के रूप में कर रहे हैं, लेकिन बता दूं इन्हीं प्रश्नों में से आपको रिक्त स्थान मिल जाएंगे, इन्हीं में से वन लाइनर और इन्हीं में से MCQ से क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ पहले की जो प्रीवियस MCQ सीरीज है उनको भी आप अच्छे से कीजिएगा और आगे भी आप अपना रिवीजन है वो करते रहिएगा, ताकि आपको बूस्टर एनर्जी यहाँ से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से, और आपको भी साथ में समझते हुए प्रश्न का जवाब है वो नीचे देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का अपना पहला प्रश्न। प्रश्न है, फिदेल कास्त्रो कहाँ के राष्ट्रपति थे? आज की सीरीज जैसे कि पहले ही बता दिया, 2 चैप्टर, पहले और दूसरे दोनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को है बूस्टर डोज के रूप में। तो फिदेल कास्त्रो कहाँ के राष्ट्रपति थे? क्यूबा, दक्षिणी कोरिया, जापान या उत्तरी कोरिया? तो सही आंसर बिल्कुल सही, क्यूबा। क्यूबा मिसाइल संकट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है भी उस टाइम वहाँ के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो थे। तो प्रश्न 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है यही, फिदेल कास्त्रो कहाँ के राष्ट्रपति थे। ऑब्जेक्टिव में आ गया, 1 नंबर में भी ऐसा प्रश्न आ जाएगा, बस वहाँ ऑप्शन नहीं मिलेंगे। और रिक्त स्थान में आ सकता है फिदेल कास्त्रो, फिर बीच में रिक्त स्थान देकर आपसे ये पूछ ले राष्ट्रपति थे तो आपको क्यूबा भरना है। तो अब चलते हैं अगला दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि नाटो की स्थापना कब हुई? NATO, नाटो की स्थापना अप्रैल 49 में, मार्च 50 में, अप्रैल 50 में या मार्च 49 में? क्या इसका सही उत्तर होगा? नाटो की स्थापना कब हुई? बताइएगा आंसर। बिल्कुल सही आंसर, अप्रैल 1949 में NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की स्थापना हुई। इसकी फुल फॉर्म भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वारसा संधि आपको पता है नाटो के जो अमेरिका द्वारा करवाई गई थी, और वारसा संधि इसके अपोजिट में USSR, सोवियत संघ द्वारा यह संधि लेकर आए थे। तो वारसा संधि की स्थापना कब हुई? 1954 में, 55 में, 57 में या 50 में? तो क्या होगा इसका सही आंसर? बताइएगा। बिल्कुल सटीक आंसर, 1955 में। तो अप्रैल 1949 में, अभी अपनों ने ऊपर किया, 1949 में नाटो की स्थापना हुई और इसके विरोध में सोवियत संघ ने 1955 में वारसा संधि की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? आपको पता है जर्मनी 2 भागों में बंट गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, बीच में दीवार खींच दी गई थी, बर्लिन की दीवार। तो पुनः उसका एकीकरण कब हुआ? 1989 में, 90 में, 91 में या 1988 में? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जर्मनी का एकीकरण बिल्कुल सही, 1990 में। तो जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1990 में हो गया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। शीत युद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ 4 बातें दी गई है, आपको ये बताना है कौन सा इनमें गलत है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी। बिल्कुल सही है, शीत युद्ध का ये मतलब है। यह महाशक्तियों के बीच विचारधारा को लेकर एक युद्ध था, विचारधारात्मक युद्ध था शीत युद्ध। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की, ये बात भी सही है। और अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। बताइए कौन सा गलत होगा इसमें? बिल्कुल सही आपका चौथा, अमेरिका और सोवियत संघ है वो डायरेक्ट आमने सामने लड़ाई नहीं लड़ी थी, छद्म लड़ाई लड़ते थे, बातूनी लड़ाई लड़ते थे, एक दूसरे को डराते रहते थे या किसी दूसरे देश को उकसाते रहते थे। तो शीत युद्ध के बारे में कितनी अच्छी बातें यहाँ पर मिल रही है। एक बात और बताऊं, अक्सर मैं देखता हूँ स्कूल के अंदर भी कई बार जब MCQ क्वेश्चन का अभ्यास करवाया जाता है तो बच्चे क्या प्रश्न का सीधा आंसर रट लेते हैं।
अरे यहाँ कोई आपको ये थोड़ी कह दिया अभी ये ऐसा का ऐसा प्रश्न वहाँ आ जाएगा, हमें अभ्यास करना है। ऑप्शन ऊपर नीचे भी तो हो सकते हैं। अगर यही प्रश्न आ जाए और इसके ऑप्शन एग्जामिनर ऊपर नीचे सेट कर दे तो आपके दिमाग में कहीं सेट हो जाए भी हाँ 5वें का ऐसा प्रश्न आया था और उसका उत्तर 4 था, तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए हमेशा ही समझ कर याद कीजिएगा। स्मार्ट स्टडी बोलते हैं इसको, स्मार्ट बनिएगा थोड़ा। अगला प्रश्न है 6ठा क्वेश्चन, क्या निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है, ये बताना है। उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना और वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। कौन सा है ये, कौन सा इसमें सही इसका आंसर है वो नहीं है। थोड़ा सा सोचकर, मैं चाहता हूं आप अच्छे से इन ऑप्शनों को भी पढ़ें, तभी आप कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। ये नहीं है भी खाली आपने प्रश्न उत्तर रट लिए भी, हाँ ठीक है पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है पिछला और हमें याद भी है। तो इसका उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना ये सही है। किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो कौन सा नहीं है? तीसरा ऑप्शन, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। ये इससे जुड़ा हुआ कथन है, उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा 7वां प्रश्न, क्या पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में कब हुआ? तो यहां देखिए 2 प्रश्न मिल रहे हैं। एक तो पहला गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन है वो कब हुआ, ये कहां हुआ? तो बेलग्रेड में हुआ। कब हुआ ये अपना यहाँ का प्रश्न है, 1961, 1959, 1955 या 1956 में। क्या होगा सही आंसर? NAM इसका पहला सम्मेलन जो हुआ वो बेलग्रेड में हुआ। कब हुआ? 1961 में। बहुत प्यारा प्रश्न, 1961 में। पहला ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है कि वामे एनक्रुमा रिक्त स्थान के निवासी थे। तो ऐसे ही रिक्त स्थान पूछे जा सकते हैं। वामे एनक्रुमा इंडोनेशिया के थे, भारत के थे, घाना के थे या मिस्र के थे? याद कीजिएगा, गुट निरपेक्ष के जो 5 सदस्य देश हैं उनके अंदर नाम आता है वामे एनक्रुमा का। जो संस्थापक है वामे एनक्रुमा गुट निरपेक्ष आंदोलन के, नेहरू जी के साथ, ये कहाँ के निवासी थे? सही आंसर बिल्कुल सही, घाना। ये घाना के निवासी थे, एक अफ्रीकी देश घाना के निवासी। बहुत अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या हिरोशिमा और नागासाकी हिरोशिमा और नागासाकी रिक्त स्थान के 2 शहर हैं जहां 1945 में अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, हिरोशिमा और नागासाकी, यानी आपको यहां पर देश का बताना भी, ये जापान के हैं, इटली के, रूस के या कोरिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, कोई भी लिखा हो सकता है। किस देश के ये 2 शहर हैं? बिल्कुल सही, जापान के। तो याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वार में 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए थे, और उन बमों के नाम भी याद होंगे आपके। एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम क्या था? फैटमैन, क्योंकि गुप्त नामों से ही ये सारे कार्य किए जाते थे ताकि किसी को पता नहीं चले। तो लिटिल बॉय और फैटमैन क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वार में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराए गए बमों के निक नाम हैं, जिनमें लिटिल बॉय 15 किलो टन का था और फैटमैन है वो 21 किलो टन क्षमता का था। तो इनसे जुड़े हुए तथ्य भी दिमाग में रखें, रिवीजन भी हो रहा है एक तरीके से अगर गौर करेंगे तो। टाइम पास वालों के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो सीरियस है स्टडी के लिए, सपने बड़े हैं, वो जरूर इनके आसपास के सभी तथ्यों पर अपना ध्यान है वो जरूर लगाएंगे। बहुत प्यारा सा प्रश्न देखिएगा, बे ऑफ पिंग्स आक्रमण किस देश के विरुद्ध किया गया था? किस देश के विरुद्ध? बे ऑफ पिंग्स आक्रमण किस देश के विरुद्ध किया गया था? अमेरिका, क्यूबा, जर्मनी और इटली। सबसे पहले तो यह आक्रमण हुआ कब, उसका ध्यान रखिए, 1961 में ही। और 1961 में ही जो अपना गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन भी 1961 में हुआ था। ऐसे कोरिलेट भी कर लीजिएगा। बे ऑफ पिंग्स आक्रमण किस देश के विरुद्ध किया था? इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है भी 2 उत्तर में, अमेरिका होगा या क्यूबा होगा इसका उत्तर।
तो ध्यान दीजिएगा, विरुद्ध किया वो देश आए, तो इसका सही आंसर होगा नंबर ऑप्शन 2, क्यूबा में। क्यूबा में। और यह आक्रमण किया किसने था? अमेरिका ने किया था। तो प्रश्न की भाषा ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्यूबा। तो क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिंग्स आक्रमण किया था, जिसमें क्यूबा जीता था। 1961 की ये घटना है। अगला प्रश्न देखिएगा, 11वां प्रश्न, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1989 में, 90 में, 91 में, 92 में, कब हुआ सोवियत संघ का विघटन, ये बताना है। बिल्कुल सही आंसर 1991 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। इनसे जुड़े हुए और भी प्रश्न आगे लेते हैं अपने। अगला प्रश्न है कि ट्रूमैन सिद्धांत किस वर्ष आया? ट्रूमैन सिद्धांत 45 में, 46 में, 47 में या 49 में? याद कीजिएगा, ट्रूमैन सिद्धांत साम्यवाद को रोकने के लिए आया था। ये साम्यवाद को रोकने के लिए, सीधी सी बात है, अभी सोवियत संघ का प्रभाव खत्म करने के लिए साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी जो राष्ट्रपति था ट्रूमैन ने यह सिद्धांत दिया था। तो साम्यवाद को रोकने के लिए ट्रूमैन सिद्धांत किसको रोकने के लिए आया? यह भी अपने आप में प्रश्न है। साम्यवाद को रोकने के लिए किस वर्ष आया? 1947 में, 1947। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से। ट्रूमैन सिद्धांत 1947 में है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, समाजवादी क्रांति कब हुई? समाजवादी क्रांति 1917 में हुई, 1916 में हुई, 1918 में हुई या 1920 में हुई? सही आंसर बताइएगा, इसका क्या होगा? सेकंड चैप्टर में पढ़ा है आपने सोवियत प्रणाली, समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर। ये रूस के अंदर हुई। कब हुई? बिल्कुल सही, 1917 के अंदर। समाजवादी क्रांति या रूसी जो क्रांति है वो कब हुई थी? 1917 के अंदर हुई थी। तो अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। बूस्टर डोज है, रिवीजन हो रहा है, कुछ नए प्रश्न कुछ पुराने प्रश्न रिवाइज हो जाए, दिमाग में छप जाए अच्छे से। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बनाया गया था? सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बनाया गया था? सोवियत संघ का विघटन हुआ, उतनों में ये टूट भी गया था, तो उस हिसाब से आप दे सकते हो उत्तर 18, 16, 15 या 14। तो यूएसएसआर है वो कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? सही आंसर बिल्कुल सही, 15। अब भागिएगा मत, कुछ और भी इसके बारे में सोचते रहे। यूएनओ में एक बात, यहाँ एक और प्यारा सा प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मौखिक पूछ लेता हूँ। यूएनओ में जो सोवियत संघ की जो सीट थी, यूएसएसआर की जो सुरक्षा परिषद में जो सीट थी, क्या आप बता सकते हो ये सीट विघटन के बाद किस देश को मिली थी? इन 15 में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट मिली थी? तो भागिएगा मत, ध्यान करना है अभ्यास। और वो मिली सबसे बड़े देश रूस को। तो सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो यूएनओ में उसकी सीट यूएसएसआर की रसिया को यानी रूस को मिली थी। अगला प्रश्न देखिएगा, 15वां क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन बने? पहले चुने हुए निर्वाचित राष्ट्रपति। सोवियत संघ का विघटन हो गया, ये बात हम कर चुके हैं। कब हो गया था विघटन? 1991 में विघटन हो गया। तो उसके बाद पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन बने? मिखाइल गोर्बाचोव, निकिता क्रुश्चेव, लियोनिड ब्रेजनेव या बोरिस येल्सिन? कौन बने? कौन सा सही आंसर है? बिल्कुल सही, चौथा ऑप्शन, कहीं कोई शक है ही नहीं, बोरिस येल्सिन सोवियत संघ के विघटन के बाद पहले चुने हुए राष्ट्रपति बने थे। और आपको ये भी पता होगा, इनसे जो येल्सिन की बात आती है, यूएसएसआर के विघटन में केंद्रीय भूमिका इन्हीं की थी। तो ये भी अपने आप में प्रश्न बन सकता है, सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका किसने निभाई इसको तोड़ने में? तो बोरिस येल्सिन का नाम आता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, शोक थेरेपी को किस वर्ष अपनाया गया? बहुत प्यारा प्रश्न है। शोक थेरेपी को किस वर्ष? 1988 में, 89 में, 90 में या 91 में? कौन सा है? सेकंड चैप्टर में आता है ना शोक थेरेपी। शोक थेरेपी का मतलब भी याद होना चाहिए आपको, क्या होता है? आघात पहुंचाकर यानी चोट पहुंचाकर उपचार करना। थप्पड़ मारकर पुचकारने वाली बात होगी, पहले चोट पहुंचा दी और फिर इसका उपचार किया जा रहा है, वो शोक थेरेपी कहलाई गई। किस वर्ष अपनाया गया?
बिल्कुल सही 1990 है, भी ध्यान रख लीजिएगा, कहीं आप सोवियत संघ का विघटन 91 में हो, उससे पहले ये चीज़ अपना ली गई थी। तो शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाया गया, तो ध्यान रखिएगा 1990 में अपना लिया गया था इसको। अगला प्रश्न देखिएगा कि स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला सोवियत गणराज्य कौन सा था। पहले तो थोड़ा सा प्रश्न को दुरुस्त करते हैं। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला यहाँ प्रश्न अधूरा रह गया। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन सा था। एस्टोनिया, लेताविया, लिथुआनिया या बेलारूस। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला, तारीख बता सकता हूं, मार्च 1990 में हुआ ये काम। मार्च 1990 में कौन सा सही आंसर, बिल्कुल सही, लिथुआनिया। ध्यान रखिएगा, लिथुआनिया ने मार्च 1990 में स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना था। ये यूएसएसआर से सबसे पहले अलग होने की घोषणा करने वाला मार्च 1990 में लिथुआनिया था। ये लिथुआनिया अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा, एस्टोनिया, लेताविया, लिथुआनिया। और एक चीज़ और बता दूं, इन तीनों स्टेट्स की बात करें, तीनों देशों की, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआना की, आपको पता है इन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बाल्टिक सागर है ना पास में, तो इन्हें बाल्टिक देश भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए। कई प्रश्न आ जाए, दो बाल्टिक देशों के नाम बताओ, तो तीनों है ये, एस्टोनिया, लेताविया और लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक देश के नाम से भी जाने जाते हैं। बाल्टिक गणराज्य जिनको कह सकते हैं, बाल्टिक सागर है वहाँ, ज्योग्राफी में अगर जिनके पास है तो वो अच्छे से समझ जाएंगे। अगला प्रश्न है रूबल। रूबल किस देश की मुद्रा है। जैसे अपने इंडिया की कौन सी है, रुपया है, तो रूबल किस देश की मुद्रा है, रूस की, भारत की, अमेरिका की या चीन की। तो सिंपल सा प्रश्न है, तो सही आंसर क्या हुआ इसका, रसिया की। तो रूबल है वो रूस की मुद्रा थी। अगला प्रश्न देखिएगा, एशिया की सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत किसने दिया। एशिया की सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा लेकिन अच्छा प्रश्न है, आ सकता है ये। एशिया की सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत किसने दिया, देश के हिसाब से बताना है। भारत ने दिया, रूस ने दिया, भारत और रूस दोनों ने दिया, या अमेरिका ने। तो कोशिश कीजिएगा क्या इसका सही आंसर होगा। तो एशिया की सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन 3 है, भारत और रूस दोनों की देन है एशिया की सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, क्या निम्न में से कौन सी घटना सर्वप्रथम हुई। लीजिए भी 4 घटनाएं आपके सामने लिखी है, आपको बताना है कौन सी पहले हुई। इसका मतलब आपको इन चारों घटनाओं की जो वर्ष हैं वो याद होने चाहिए। अफगान संकट, बर्लिन दीवार गिरना, सोवियत संघ का विघटन या रूसी क्रांति। तो अफगान संकट कब हुआ, 1979 से 89 की बात है ये। तो बर्लिन की दीवार कब गिरी, 1989 में गिरी, और 90 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। और सोवियत संघ का विघटन हो गया, फिर आगे 1990-91 में, और रूसी क्रांति की बात आ जाती है 1917 में। तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई, बताइएगा कौन सी घटना सबसे पहले हुई। सोवियत संघ का विघटन 1990 में हो गया, 1991 में। तो अफगान संकट 79-89, बर्लिन दीवार गई 89, सोवियत संघ का विघटन हो गया 91 में, और रूसी क्रांति 17 में। तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो इन चारों की बात करें तो रूसी क्रांति सबसे पहले हुई। तो इसका मतलब इन चारों घटनाओं का आपको तिथि जरूर याद होनी चाहिए। बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, बर्लिन दीवार कब गिरी, सोवियत संघ का विघटन, तो बार बार आ रहे हैं, तो बहुत सी चीजें अपने आप क्लियर हो रही है। अगला प्रश्न देखिएगा, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। सोवियत सिस्टम, तो पहला है कि सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। दूसरा है कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण होता है। जनता का आर्थिक आज़ादी थी। अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य है वो करता है, राज्य करता है। तो कौन सा होगा इसका सही आंसर, सोवियत अर्थव्यवस्था। तो ध्यान रखिए, पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा ये सही है। कौन सा सही नहीं है, जनता को आर्थिक आज़ादी, ये सही नहीं है। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, जो है वो भी ध्यान रखिए। कहीं ऐसा प्रश्न आ जाए 1 नंबर में, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति बताइए, तो समाजवाद प्रभावी है, इसमें सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार की सारी कंट्रोलिंग की, प्लानिंग की सारी जिम्मेदारी होती है।
तो ये इसका सही आंसर 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा 22वां, क्या निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसका रिजल्ट इनमें से क्या नहीं है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, जो नहीं हो सकते इसके उत्तर उन पर भी विचार जरूर कीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत हो गया, बिल्कुल सही है। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया तो इनकी जो विचारधारात्मक लड़ाई थी यानी शीत युद्ध खत्म हो गया, सीधी सी बात है। दूसरा है, क्या स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म हुआ? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, CIS का जन्म हो गया। CIS कॉमनवेल्थ वाली जो बात आती है। विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव आया और मध्य पूर्व में संकट। तो पहला विघटन का परिणाम है, दूसरा है, तीसरा है, कौन सा नहीं है? मध्य पूर्व में संकट। तो जो एशिया के मध्य पूर्व के जो देश हैं जहां पर मोस्टली तेल वगैरह निकलते हैं, तो वहां तो पहले ही प्रॉब्लम चल रही है और आज पहले ही चलती थी, आज भी चल रही है। खाड़ी देशों के तेल को लेकर रशिया, चाइना सब आंखें गड़ाए हुए रहते हैं। तो 22वें का सही आंसर 4 नंबर, मध्य पूर्व में संकट। अगला प्रश्न है, क्या सीमित परमाणु परीक्षण LTBT कब हुई थी? 1961 में, 63 में, 67 में या 68 में? क्या होगा इसका सही आंसर? सीमित परमाणु परीक्षण जो संधि हुई, ट्रेटी हुई, वो कब हुई? सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT ये कब हुई, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही, 1963 में हुई थी। LTBT जो संधि है वो कब हुई? 1963 के अंदर हुई। 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर हो गए थे और आपको याद हो तो 10 अक्टूबर 1963 को ये लागू है वो हो गई, यानी इफेक्टिव होगी, प्रभावी हो गई थी। सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध जो संधि है LTBT जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्या पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल हुए? 15, 20, 25, 28? याद कीजिए, हमने पहला प्रश्न किया था एक 7 नंबर पर, क्या पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ। अब बात यह आ रही है कि उसमें कितने सदस्य देश शामिल हुए, ये बताना है यहां पर। तो क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल सही, 25 सदस्य देश है वो इसके अंदर शामिल हुए थे। देखिए कितना अच्छे से रिवीजन हो रहा है पूरे चैप्टर का, कोई भी एक नंबर वाले क्वेश्चन है वो नहीं बच रहे। पहले वाले भी आप थोड़ा सा अभ्यास जरूर कीजिएगा समय मिले तो। उसके बाद है अंकटाड सम्मेलन है वो कब हुआ था? 70 में, 71 में, 72 में या 73 में? आपको याद है अंकटाड सम्मेलन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन है। व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन है जिसको शॉर्टकट इंग्लिश में अंकटाड कहा जाता है। और इसके अंदर वैश्विक जो व्यापार प्रणाली थी उसमें सुधार का प्रस्ताव लाया गया था। अभी दुनिया में व्यापार है वो थोड़ा इजी तरीके से हो, इसके लिए कुछ प्रस्ताव लाए गए थे, तो इसलिए बड़ा चर्चित रहता है। अभी अंकटाड सम्मेलन है वो कब हुआ? बिल्कुल आपने सही आंसर भी दे रखा है, 1972 में, बिल्कुल सही, 25वें का 3। अगला प्रश्न है कि 2016 में 17वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला बेलग्रेड में हुआ था, फिर 2016 में 17वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत में, बेलग्रेड में, वेनेजुएला में या इंडोनेशिया में? क्या है इसका सही आंसर? बिल्कुल सही, वेनेजुएला के अंदर, वेनेजुएला में, वेनेजुएला के अंदर 17वां गुट निरपेक्ष 2016 की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध रिक्त स्थान तक चला था। ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, ये रिक्त स्थान के रूप में भी आ सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं यही MCQ, यही रिक्त स्थान है और यही 1 लाइनर है। थोड़ा सा अगर समझ के करोगे तो सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कईयों के रहता है सर एक नंबर वाले और बता दो, भाई वो कोई अलग से कहीं सर्जित होते हैं क्या, तो वो जगह बता देना। द्वितीय विश्व युद्ध कब चला? 1914 से 18, 1919 से 23, 1939 से 45 या 1936 से 1942? तो द्वितीय विश्व युद्ध बिल्कुल सही, 1939 से 1945 तक। अच्छे से ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट वर्ल्ड वार भी याद होगा अच्छे से आपके, 1914 से 1918। कहीं सेकंड वर्ल्ड वार नहीं पूछकर फर्स्ट पूछ ले और आप कहते हैं अरे ये क्या पूछ लिया। बिल्कुल इसमें यूं नहीं है सर, 13 से 17 लिख दें, सही है क्या? एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट। 1914 से 1918 तक प्रथम वर्ल्ड वार हुआ। सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945
1945 में खत्म हुआ जब जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराए गए। याद कीजिए, लिटिल बॉय और फैटमैन के गिराते ही सब कुछ फिनिश, सब शांति ही शांति हो गई। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा 28वां। शीत युद्ध का चरम बिंदु था। वाह जी वाह। शीत युद्ध, जो विचारों की जो लड़ाई चल रही थी, उकसाने की जो लड़ाई चल रही थी, उसका चरम बिंदु यानी पीक पॉइंट क्या था? भी जैसे अब लग ही रहा था भैया अब युद्ध हुआ आमने सामने, अब हुआ, लेकिन आमने सामने रसिया, जो सोवियत संघ और जो अमेरिका है, वो लड़े ही नहीं। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु किस घटना को कहा जाता है? कोरिया संकट, बर्लिन संकट, कांगो संकट या क्यूबा मिसाइल संकट? तो बिल्कुल सही नंबर 4 ऑप्शन, क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। कब हुई ये क्यूबा मिसाइल संकट? 1962 में हुई। और उस टाइम क्यूबा का राष्ट्रपति कौन था? याद कीजिएगा, फिदेल कास्त्रो था। तो इस प्रकार से अब ये भी याद रख लीजिएगा भी अमेरिका का कौन था उस टाइम लीडर और सोवियत संघ का कौन सा लीडर था। तो अपने आप सारे कंसेप्ट जुड़ जाते हैं। और हुआ क्या था इसमें थोड़ी सी बात करें तो सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें हैं वो तैनात कर दी थी। और ये था भी अगर अमेरिका गड़बड़ करेगा तो एक बटन से सब कुछ स्वाह कर देंगे। लेकिन कैसे ही करके सब कुछ शांतिपूर्वक सलट गया, यानी युद्ध होने की जो प्रबल संभावना थी वो खत्म हो गई। अगला प्रश्न देखिएगा, मित्र राष्ट्रों का सही विकल्प है। बहुत प्यारा प्रश्न है। सेकेंड वर्ल्ड वार किन के बीच हुआ? आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच में हुआ था। अब आप यहां पर यह बताना है भी मित्र राष्ट्रों का सही विकल्प क्या है? जर्मनी, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, इटली, जापान या अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन? सही मित्र राष्ट्र बताने हैं आपको। क्या होगा इसका सही आंसर? पहले सही आंसर पर बात कर लें। बिल्कुल सही ऑप्शन 4, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और साथ में एक नाम और आ सकता है इसमें, फ्रांस। तो अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस ये क्या थे? मित्र राष्ट्र थे। धुरी राष्ट्र कौन से थे? जर्मनी, जापान और इटली। ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में प्रश्न आ सकते हैं ऐसे भी, सेकंड वर्ल्ड वार में धुरी राष्ट्रों के नाम बताइए, सेकंड वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए। और आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वार के बाद मित्र राष्ट्रों में ठन गई थी कौन से? अमेरिका और सोवियत संघ। फिर इन दोनों के बीच क्या चल पड़ा था? शीत युद्ध चल पड़ा था। बर्लिन की दीवार जर्मनी में खींची जा चुकी थी। फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ और सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। तब फिर ये दोनों देशों के बीच शीत युद्ध है वो उस टाइम खत्म हुआ। लेकिन आपको पता है लड़ाई अभी भी चल रही है, अभी भी बड़ा समस्या आपको पता है यूक्रेन को लेकर। रसिया यूक्रेन के ऊपर हमले की बात आ रही है ताकि अमेरिका उसको नाटो का सदस्य है वो नया बना दे। तो काफ़ी हाल फिलहाल भी सिचुएशन खराब है। लेकिन अपने को चलो बोर्ड के हिसाब से तो समझ गए मित्र राष्ट्र कौन से हैं और धुरी राष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की वकालत किसने की? इन 4 ऑप्शनों में बताना है। जवाहरलाल नेहरू, रिचर्ड निक्सन, निकिता क्रुश्चेव और जोसेफ स्टालिन। विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात आती है तो किसी का गलत होगा ही नहीं, अपने ही नाम आ जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री और गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। अगला प्रश्न है, क्या निम्न में से किस घटना को शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत माना जाता है? शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत भी, हाँ शीत युद्ध समाप्त हो गया। सोवियत संघ का विघटन होना, बर्लिन की दीवार का गिरना, बर्लिन की दीवार का बनना या उपरोक्त सभी? क्या है शीत युद्ध की समाप्ति? बिल्कुल सही, सोवियत संघ का विघटन होना 1991 में। और सोवियत संघ जैसे ही 15 गणराज्यों में टूटा तो शीत युद्ध समाप्त हो गया। एक प्रश्न आपको पता इंपॉर्टेंट बनता है भी, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन सा है? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो वो कौन सा है? बर्लिन की दीवार का बनना। जब जर्मनी 2 भागों में बंट गया, बर्लिन के अंदर राजधानी में जो दीवार खींची जा चुकी थी वो क्या कहलाता है? वो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कहलाता है। कब हुई? 1961 की बात है। और सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया और शीत युद्ध है वो समाप्त हो गया। और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से शीत युद्ध शुरुआत होती है। तीसरा प्रश्न, ये समाप्ति की बात है, प्रश्न आ जाए क्या शीत युद्ध की शुरुआत कहां से हुई? सेकेंड वर्ल्ड वार
की समाप्ति से ही, सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे समाप्त हुआ वैसे ही दो मित्र राष्ट्रों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया। तो शीत युद्ध कब शुरू हुआ, शीत युद्ध कब समाप्त हुआ और शीत युद्ध का प्रतीक क्या है, तो कितनी बातें इसके अंदर क्लियर हो रही हैं। ये है सही तरीका ऑब्जेक्टिव को पढ़ने का, समझने का। अगला प्रश्न देखिएगा, तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कब बने? जून 91, अगस्त 91, सितंबर 91 या दिसंबर 91? तीन बाल्टिक गणराज्य कौन से हैं, वापिस याद कीजिएगा। एस्टोनिया, लेताविया, लिथुआनिया बाल्टिक सागर के पास हैं, तो तीनों बाल्टिक गणराज्य कहलाते हैं। तो ये यूएनओ के सदस्य कब बने? बिल्कुल सही, सितंबर 1991 में। सितंबर 1991 में ये संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के सदस्य बन गए। लेकिन यहाँ एक प्रश्न और भी बन सकता है, बाई चांस आपसे यूएनओ का सदस्यता की बात नहीं पूछकर आपसे पूछ ले भी ये नाटो के सदस्य कब बने, तो कंफ्यूज मत हो जाना भाई। तीनों बाल्टिक गणराज्य सितंबर 1991 में तो यूएनओ के मेंबर बने, लेकिन नाटो की सदस्यता जो अमेरिका द्वारा जो एक संधि प्रस्ताव है, ये नाटो, जब किसी एक देश पर आक्रमण होगा सदस्यों देशों में से तो सभी पर आक्रमण माना जाएगा और फिर ठूठ ठाठक कर देंगे। तो नाटो का सदस्य बना था मार्च 2004 में, ध्यान रखिएगा, काफ़ी साल बाद। तो नाटो की सदस्यता कब मिली? मार्च 2004 में मिली थी इन बाल्टिक गणराज्यों के। तो ये थे आज के अपने 32 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपने खूब आनंद लिया होगा। सिर्फ 32 नहीं थे, इनसे जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन, यानी कम से कम आज हमने 50-60 क्वेश्चन है वो क्लियर किए हैं जिन्होंने सीरियसली इसमें भाग लिया है क्विज के अंदर। अब आप अपना नाम लिख के अपने मार्क्स हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको चैट करना है। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।